Hi guys, this is Arvind Kumar. Welcome you all in our classes. Let's begin a new way of learning. फ्रेंड्स आपका स्वागत है आर क्लासेस में। दोस्तों ये क्लास 10th के लिए वीडियो है जिसमें हम लोग मैथ का सीरीज कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 अध्याय कंप्लीट होने के बाद नए अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वास्तविक संख्याएँ। जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या के ऊपर हम लोग मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। वो 9th क्लास के लिए है, लेकिन मैं कहूँ तो वो बेसिक है, वो हर क्लास को देखना चाहिए, है ना। वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं हैं, सम संख्या विषम संख्या, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो अभी हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और वो बेसिक चीज़ें आप उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा सा आप वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। उसमें लगभग 1 आवर की जो वीडियो है केवल वास्तविक संख्याओं के बीच ऊपर ही हम डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि वो चीज़ें आप देखेंगे ताकि यहाँ पे किसी तरह की समस्या ना हो। तो आइए इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर। तो इसमें मेनली जो हमें बात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है फ्रेंड्स। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो आइए इसको जानने से पहले आपके बुक में एक एक्चुअली आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, है ना। तो आप देखेंगे उसमें एक कहानी के रूप में दिया हुआ चीज़ें, ठीक है ना, इसको समझने के लिए। तो चलिए उसी कहानी को हम रिपीट करते हैं और अपनी भाषा में करते हैं। बुक की भाषा में कुछ और था, हम अपनी भाषा में करते हैं। तो क्या है कि 2 लोग हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। बात करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। सो लड़ाई होने के बाद क्या होता है कि वो एक्चुअली एक जो होता है उसमें वो उसका दुकान होता है, वो अंडे बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि दूसरे वाले से बात होते होते वो एक व्यक्ति, मान लो ये ए है और ये बी है, ये बी जो है सो अंडे बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो ए वाले क्या करते हैं, बात बात में उसकी बातें बढ़ जाती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो ये ए वाले क्या करते हैं, इसके अंडे को सड़क पे फेंक देते हैं, ठीक है। ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है। तो इस बात को लेके वो गांव में पंचायत बैठाते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, उस पर फैसला होता है। इससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे अंडे कितने थे, और तो ये जवाब देता है कि वो बोलता है यदि 2-2 अंडा गिने तो 1 बचता है। इसने क्या कहा कि अगर 2-2 अंडा गिने तो लास्ट में 1 बचता है, ठीक है। यदि 3-3 अंडा गिने तो लास्ट में 2 बचेगा। इसी तरह से कहा कि उसने कि 4 और 4 गिनते हैं तो 3 बचेगा। और फिर कहा कि 5 और 5 गिनते हैं तो 4 बचेगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहा 6 और 6 को गिनेंगे, 6 और 6 अंडा गिनते हैं तो वो 5 बचेगा। यदि 7 और 7 अंडे को गिने तो हमें 1 भी अंडा नहीं बचता है। और इसने ये भी कहा कि अंडे की संख्या जो है ना 150 से कम है। तब हमें पता करना है कि एग्जैक्टली में उसके पास अंडा कितना था, ठीक है। तो इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आइए इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं, माना कि वह संख्या क्या थी, वह संख्या ए है। वो जो अंडे की संख्या है ना वो ए है, ठीक है। जिसमें हम पीछे से चलते हैं, जिसमें 7 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा था, 0। शेष कितना बच रहा था, शेष 0 था। देखिए तो आप जानते हैं क्या एक नियम होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल
जोड़ शेष, ये नियम होता है। तो इसमें भाज्य हमने मान लिया क्या, ए है, ठीक है, और भाजक क्या है, 7 है ना। तो यहाँ पे भागफल हम क्यू मान लेते हैं, तो शेष क्या इतने यहाँ पे कितना बचता है, 0। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, 7Q + 0, ये कुछ प्राप्त हुआ। उसने कहा यदि 7 गिनते हैं, 7 अगर गिनते हैं तो लास्ट में 0 बचता है। यदि वो 6 गिनता है, 6 के करके गिनेगा, तो उसे कितना प्राप्त हो रहा है, तो ये उसे 5 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से वो अगर वो 5 गिन रहा है तो उसे 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस तरह से करते हुए वो अगर वो 4 गिन रहा है तो उसे कितना प्राप्त हो रहा था, लास्ट में कितना बच रहा था उसकी अंडे की संख्या, 3। और यदि वो 3 गिन रहा था तो उसे 2 लास्ट में बच रहा था। यदि वो 1 गिन रहा था, सॉरी 2 जब गिन रहा था तो उसे कितना बच रहा था लास्ट में, 1, ठीक है। तो संख्या जो कहा गया था वो था 150 से कम। तो अब हम इस नियम को समझते हुए हम ये सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 50 से कम है और 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से अगर भाग दें तो भागफल चाहे कुछ भी हो और शेष 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या था 119। 119 में जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपको शेष कितना मिल रहा है, 0। और यहाँ पे ये जो Q माने हैं, ये इसके लिए आप अलग अलग भी मान सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे Q है तो यहाँ R S T इस टाइप से भी मान सकते थे। तो Q या यहाँ पे जो भी हम भागफल लेते, ये सभी क्या है, यहाँ पे क्या होंगे, Q या जो भी भागफल यहाँ पे थे ये सब प्राकृत संख्या होंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप डिवाइड करके 7 से डिवाइड करके तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 सत्ते 119 और बच जाएंगे 0 शेषफल, ठीक है ना। तो ये 7 है। तो इस टाइप से आप क्या करते हैं कि 149 148 इस टाइप से आप कुछ करते हैं और कुछ अंदाज़ा लगा के कि कौन संख्या में हम 7 से डिवाइड करें, ताकि 7 से डिवाइड करने पे 0, लेकिन 6 से अगर 6 गिन लेते ना तो शेषफल कितना बचता, 5 बचता। तो 6 से डिवाइड करने पे इसको आप 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना शेष आना चाहिए, देखिए 6 से हम करते हैं, 6 × 6 ये हो जाएगा कितना, 5 9 है ना, अच्छा 1 54, तो ये कितना आ जाएगा 5। देखिए रिमाइंडर कितना आया, शेष जो है इसको शायद आपको नहीं दिखा है, देख लीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए रिमाइंडर कितना हुआ, 6 से जब हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर 5 आया। इस टाइप से आप अगर 5 से करते तो 4 आएगा, अगर 4 से करते तो 3, इस टाइप से ये। तो आपको ना एक एक करके देखना था, ठीक है। चलिए इसको अगर ये नहीं समझ में आया तो इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको समझते हैं। तो आइए इस नियम को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए, जैसे ये है। तो इसमें 17 क्या है, > 6 है। तो यहाँ पे ये आपका भाज्य है, ये आपका भाजक है। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 17 = चलो डिवाइड करके यहाँ पहले आपको दिखाते हैं, 6, तो 6 दूना 12 और ये 5, तो 17 = क्या हो जाएगा, ये 6 × 2 + 5, ठीक है। ये भाजक गुने भागफल जोड़ शेष भाज्य बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, 5 में हम 12 से डिवाइड करते हैं, 5 में 12 से डिवाइड करते हैं, ये आपका भाज्य, ये भाजक है। तो देखिए ये इससे छोटा है तो डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो ये हम 0 टाइम्स करेंगे, ठीक है ना। 0 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 5 = लिखेंगे हम, सॉरी यस 5 = 12 × 0 + 5 लिखेंगे, ठीक है। इस वाले कंडीशन में देखिए थर्ड वाले में 20 > 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 20 को, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा 20, ठीक है ना। ये कट जाएगा ये 0 से, यानी
आप लिखेंगे 20 बराबर 4 गुने 5 जोड़ 0। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो आपका क्या समझ में आ रहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ देख रहे हैं b, ये जो b है यानी ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेष है, तो शेषफल है ये। तो r क्या देख रहे हैं, देखिए r 0 है, इस वाले में देखिए r क्या है 5 है, और इस वाले में भी 5 है। अच्छा देखिए b को अगर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसमें देखिए b क्या है भाजक, ये 6 है, और इसमें 12 है, और यहाँ पे कितना है, ये आपका 20 नहीं 4 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम भागफल की बात करें, क्यू की बात करें, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, चलिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम क्यू की बात करें, इस क्यू की यानी भागफल की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में ये 2 है, और ये 0 है, और ये 5 है। यानी फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, इस इक्वेशन में हम क्या समझ रहे हैं कि r का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं ना, उससे हमेशा ये छोटा होगा। देखिए हर कंडीशन में जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे ये छोटा होगा, तो इसी को समझना था। चलिए ठीक है, तो आइए ये यूक्लिड प्रमेय जो साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया, इसके जो रूल है कि इस रूल को किसने दिया, कैसे बना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। अगर a और b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहां r जो है सो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, जिसमें अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। ठीक है फ्रेंड्स, दरअसल ये जो यूक्लिड प्रमेय का जो है ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही ये ज्ञात था। ठीक है ना, इसका यूज पहले भी होता था, और लेकिन ये जो लिखित रूप में जो है ना फ्रेंड्स, वो जो है सो यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक जो है 7 में किया गया है। इसके बारे में जो जिक्र है, उल्लेख जो है लिखित रूप में जो है सो फर्स्ट टाइम यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7 है उसमें किया गया है। ठीक है, और ये जो यूक्लिड विभाजन जो है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये जो है ये इसी प्रमेयिका पे, यानी इसी प्रमेयिका या प्रमेयिका को हम बोलते हैं लेमा पर आधारित है। देखिए, तो कहीं कहीं पे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को दोनों को एक ही समझ लेते हैं। दरअसल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो इस पे बेस्ड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आइए ये एल्गोरिथम टर्म जो है ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, एल्गोरिथम जो है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि प्रदान करती है।
कहने का मतलब हम बात करें तो एक किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, यानी एक पहला चरण, दूसरा चरण, अलग अलग चरणों में, अलग अलग भागों में जो नियम को यूज किया जाता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ये जो शब्द एल्गोरिथम है वो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। वास्तव में ये जो शब्द है वो अलजेब्रा, यानी कि जो ये जो शब्द जो लिया गया है, एक्चुअली वास्तव में शब्द अलजेब्रा जो है, शब्द अलजेब्रा जो है यानी बीजगणित, ये जो है ना अलजेब्रा, वो भी इनके पुस्तक का नाम है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें इसका जो प्रयोग है ना, ये एल्गोरिथम का जो प्रयोग है, हम दो संख्याओं के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में HCF निकालने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए इसमें हम प्रयोग करते हैं, दो संख्या है 455 और 42। तो जब 455 में 42 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 टाइम्स में ये 42, ये 3 और ये 5। ठीक है, ये आपका 3 और ये 5। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ये फर्स्ट टाइम, अगर आप यहाँ पे यहाँ पे ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे 42 गुने 10 जोड़ 35, ये फर्स्ट टर्म हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट जो है, आगे क्या करते हैं, फिर इस 35 से 42 में ये 1 टाइम 35, 5, ये 7 हो जाएगा। नहीं, देखिए तो ये 35 गुने 1 जोड़ 7। फिर हम 35 के लिए यहाँ से 7 से 35 में, और यहाँ पे 0, तो लिखेंगे 35, 7 गुने 5 जोड़ क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये जब तक शून्य नहीं आ जाता है तब तक ये स्टेप बढ़ता जाता है। यही जो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, यही कहलाता है आपका एल्गोरिथम। क्लियर है फ्रेंड्स? यही कहलाता है एल्गोरिथम। यदि ऐसा नहीं होता, 0 नहीं आता, तो ये स्टेप लगातार हम क्या करते हैं? बढ़ाते ही चलते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और भी इसको जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ यदि हम बात करें 455 और 42 के HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा, क्या होगा? तो ये आपका 35 नहीं, ये आपका 7 था, है ना? तो 7 हो जाएगा लास्ट, यानी ये 7 आपका हो जाएगा क्या? मौसा। कहने का मतलब यहाँ पे ये, अब बेसिक आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, ये और कुछ नहीं, भाग विधि ही है जो बचपन से आप करते आ रहे हैं। तो आइए एल्गोरिथम के अलग अलग चरण के बारे में थोड़ा समझते हैं।
देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसलिए हम ऐसा क्यू और आर ज्ञात करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, क्यू और आर ज्ञात करते हैं। ये सी है ना, सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और डी से छोटा होगा, यानी ये शेष फल है। यहाँ पे डी क्या है, सॉरी यहाँ पे आर शेष है और डी क्या है, यहाँ पे भाजक है। देखिए सेकंड चरण क्या कहता है, यदि आर बराबर 0 यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डी पूर्णांक जो है ना सी और डी का, यानी जो दो लिए हैं ना पूर्णांक, ये सी और डी, उसका जो ये डी होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ये डी यानी भाजक जो है ना वही उसका क्या हो जाएगा, कब, जब आर 0 होगा, यानी कि शेषफल 0 होगा इसका और इसका, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आर यदि 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि डी हमने मान लिया कि कोई ये भाजक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आर बराबर 0 नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, उस प्रमेयिका का आगे बढ़ाते चलेंगे, उसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे। तीसरा चरण क्या कहता है कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो। ठीक है ना, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। नहीं तो फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आइए इक्विल प्रमेयिका जो है, इक्विल प्रमेयिका का प्रयोग करके यहाँ पे क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसका और इसका, ये 3 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। कहते हैं निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। एल्गोरिथम का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, लेकिन एल्गोरिथम का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 225 135 से बड़ा है। ठीक है, 225 135 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये ए मान लेते हैं हम, क्या है 225 है, बी मान लेते हैं ये 135 है, तो ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना, देखिए ये नियम जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर और ये बी से लेस देन होता है। तो यहाँ पे ए हमने क्या माना है 225। ठीक है ना, यहाँ पे ए हमने क्या माना है 225। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 225 बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं, ये लिखना नहीं है। 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, जिस तरह से विभाजन भाग विधि से बनाते थे ना, मौसम निकालते थे उस टाइप से। तो ये 1 टाइम हो जाएगा 135, ये 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये 1 में से गया तो 0, तो क्या हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। और देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था, हम लोगों ने एल्गोरिथम का जब नियम सीख रहे थे तो क्या कर रहे थे कि आर का मान यदि 0 हो जाएगा, आर बराबर 0 हो जाएगा, तो ये जो बी है यानी भाजक जो है वही उसका एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ तो 0 नहीं हुआ, यानी हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ये सब नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, केवल यही लाइन लिखना है, यही एल्गोरिथम यानी कि फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप के लिए, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 135 यहाँ आ जाएगा और ये 90 1 टाइम, देखिए यहाँ हम रफ कर लेते हैं 135 90 1 टाइम 90 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 45। ठीक है ना, 45, तो ये बच जाएगा 45। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी R 0 नहीं हुआ, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे,
तो एल्गोरिदम का ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये हो जाएगा आपका 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इस स्टेप में तो हो ही जाएगा। यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये जो भाजक है यानी b जो है, यहाँ पे r जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये लिखेंगे इसलिए 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा 45 आंसर। ठीक है, आई होप कि ये आसानी से समझ में आएगा। तो इस टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखेंगे, अब बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। यदि समझ में आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस पर, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।